हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन भी में। आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यहाँ पर मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी बच्चे पुलिस एग्जाम के लिए, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन तक इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। कह रहा है कि निम्न में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है। ऑप्शन ए कह रहा है बिकाऊ, ऑप्शन बी दुधारू, ऑप्शन सी कृपालु और ऑप्शन डी रंगीला। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न कुछ आपके एग्जाम में बनते हैं। चलिए, तो तब तक आप कमेंट करिएगा जब तक मैं बताता हूं कि प्रत्यय क्या होते हैं। चलिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। कृदंत प्रत्यय पूछा है कि कौन से शब्द में कृदंत प्रत्यय होगा। तो चलिए पहले प्रत्यय जान लेते हैं कि प्रत्यय आखिर होते क्या है। तो ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं उसको बोलते हैं प्रत्यय बोलते हैं। अब जो प्रत्यय है यहां पर हम बात करने वाले हैं, एक तो आपका कृदंत प्रत्यय हो गया, कृदंत प्रत्यय, और जो दूसरा है वो है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, जो बेटा कृदंत प्रत्यय होते हैं ऐसे प्रत्यय होते हैं जो किसी शब्द के, ठीक है, कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं, ऐसे प्रत्यय होते हैं जो किसी क्रिया के पीछे जुड़ते हैं, क्रिया या धातु के साथ में जुड़ते हैं, क्रिया या धातु के साथ में जुड़ करके उसका अर्थ बदल देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कृदंत प्रत्यय बोलते हैं। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ में जुड़ करके उसका अर्थ बदल देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि जो ऑप्शन है अपने क्या कह रहे हैं। चलिए, रंगीला, तो रंग के साथ में बेटा, रंग के साथ में जब भी ईला प्रत्यय जुड़ता है तो यहां पर क्या बनेगा, रंगीला। तो रंगीला में कौन सा प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है, क्योंकि देखिए रंग आपका यहां पर एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ में जो भी प्रत्यय जुड़ते हैं वहां पर कौन सा प्रत्यय होता है, तद्धित प्रत्यय होता है। कृपालु, कृपा के साथ में, कृपा के साथ में आलू प्रत्यय जुड़ा है, तो यहां पर भी कौन सा प्रत्यय होगा, तद्धित प्रत्यय। ठीक है, दुधारू, दूध के साथ में आरू प्रत्यय जुड़कर, दूध के साथ में आरू प्रत्यय जुड़कर क्या हो जाएगा, दुधारू। दूध कैसा शब्द है आपका, एक यहां पर संज्ञा शब्द है, और जब भी मैंने बोला कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ में जो भी प्रत्यय जुड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। चलिए अगला, तो देखिए बेचना, बेचना के साथ में यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, बिकना जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेचना के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, आरू प्रत्यय, सॉरी आऊ प्रत्यय। ठीक है, आऊ। तो बेचना यहां पर आपकी एक क्रिया है, जैसे मैं बोलता हूं चलना, ठीक है, खाना, नहाना, रोना, ये कैसी हैं, सभी क्रियाएं हैं। और मैंने बताया कि क्रिया या धातु के साथ में जो प्रत्यय जुड़ते हैं उसको बोलते हैं कृदंत प्रत्यय या फिर कृत प्रत्यय। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बाकी जैसे दुधारू भी यहां पर गलत होगा, कृपालु आपका तद्धित प्रत्यय हो जाएगा, रंगीला भी तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। समझ में आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है आपके सामने। चलिए, कह रहा है कि गगनचुंबी में कौन सा समास है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय या फिर बहुब्रीहि समास है। चलिए तो कमेंट कर दीजिएगा सही आंसर क्या होगा। चलिए देखिए, समास होता है, जो समास का अर्थ होता है संक्षेप में। ठीक है, समास का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्तीकरण। तो हमारे सामने है गगनचुंबी। गगनचुंबी को क्या बोलते हैं, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। ठीक है, तो जो बेटा को है यहां पर वो है आपकी कौन सी विभक्ति, कर्मकारक, कर्मकारक बोलते हैं ना। जैसे मैं बोलता हूं राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, तो जो आपका, जैसे मैं बोलता हूं, देखिएगा उदाहरण एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, राजपुत्र तो राजा का पुत्र। जो आपका का यहां पर जो विभक्ति है वो किसकी विभक्ति है, संबंध कारक की, जैसे का, की, के, रा, दी, दे। ठीक है, तो यहां पर कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, जहां पर भी विभक्ति मिलती है आपको वहां पर कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास। तो गगनचुंबी में कौन सा समास होगा,
तत्पुरुष समास हो जाएगा, गगन को छूने वाला, चूमने वाला। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अव्ययी भाव, देखिए ऐसा समास जिसका प्रथम पद अव्यय होता है, जैसे मैं बोलता हूं यथाशक्ति, यथाशक्ति। मैं बोलता हूं प्रतिदिन, प्रतिदिन। तो बेटा जो पहला जो आपका यहां पर पद है वो कैसा होता है? अव्यय होता है। जो उपसर्ग है, देखिए पहला पद है प्रति और प्रति है यहां पर उपसर्ग, तो उपसर्ग भी एक अव्यय है। ठीक है, तो जहां पर भी आपको प्रथम पद अव्यय नजर आता है वहां पर होगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में कि ऐसा समास बताइए जिसका पूर्व पद प्रधान होता है, तो पूर्व पद प्रधान होता है अव्ययी भाव का। ठीक है, चलिए अगला जो आपके सामने प्रकार है वो है कर्मधारय समास। जो कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास को कैसे समझिएगा, जहां पर भी आपको विशेषता बताई गई हो, ठीक है, जहां पर भी आपको विशेषता बताई गई हो वहां पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। जहां पर भी आपको तुलना की गई है, ठीक है, जहां पर भी तुलना समझ में आ रही है आपको, जैसे मैं बोलता हूं चंद्रमुख, चंद्रमुख, ठीक है, तो इसका जो मुख है, मुख की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है। तो जहां पर भी तुलना की गई है वहां पर भी कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। ठीक है, चलिए कह रहा है बहुब्रीहि समास। तो देखिए बहुब्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है? अन्य पद प्रधान होता है। इसका अर्थ किसी दूसरे पर जाता है। ठीक है, कोई विशिष्ट अर्थ निकलता है। जैसे मैं बोलता हूं दशानन, मैं बोलता हूं लंबोदर, तो जिसका लंबा है उदर, ठीक है, अर्थात भगवान गणेश। तो किसी अन्य पद पर जब अर्थ जाता है तो वहां पर होता है आपका बहुब्रीहि समास। चलिए समझ में आया हो तो यस कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि संकर शब्द का अर्थ होता है, ऑप्शन ए विदेशी, तत्सम, तद्भव, या फिर दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। चलिए तो संकर शब्द क्या होता है? तो देखिए विदेशी शब्द के ऊपर बढ़ते हैं। विदेशी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो हमारी भाषा में विदेशी भाषा के शब्द हैं, उनको बोलते हैं हम विदेशी शब्द। जैसे समझिएगा विदेशी शब्द कौन कौन से होते हैं। जैसे मैं बोलता हूं अलमारी, अलमारी, ठीक है, लालटेन, कुछ इंपोर्टेंट शब्द हैं ये, नोट कर लीजिएगा, पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, लालटेन हो गया, ठीक है, ये बाहर से आए हुए शब्द है। इसके अलावा देखिए जैसे डायरी हो गया, डायरी, इंजन, पेन, नंबर, ये सभी हैं विदेशी भाषा के शब्द। तत्सम और तद्भव, तत्सम ऐसे शब्द होते हैं बेटा, देखिए जो शब्द संस्कृत में जैसे प्रयोग होते थे और वैसे के वैसे ही हिंदी में प्रयोग होते हैं। जो शब्द संस्कृत में, देखिए तत्सम, तत्सम का मतलब क्या होता है समझिएगा, तद धन सम, सम का मतलब होता है समान, सम का मतलब क्या होता है? समान, मतलब जैसे के जैसे संस्कृत में प्रयोग होते थे और वैसे ही हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं वो शब्द, उसको क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद, इसका जो विच्छेद होगा वो होगा तद धन उद्भव। तो देखिए ऐसे शब्द जिनका उद्भव संस्कृत से हुआ है, ठीक है, जो शब्द पहले संस्कृत में प्रयोग होते थे वो अब रूप बदल करके हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, उसको बोलते हैं तद्भव शब्द। जैसे देखिए उदाहरण, जैसे मैं बोलता हूं आम्र, तो जो आपका आम्र है वो है संस्कृत का शब्द, ठीक है, तो आपका जो आम्र है ये हो जाएगा तत्सम, और आम का ही जब रूप बदल के इसको हिंदी में प्रयोग करते हैं तो क्या होता है? आम, तो ये हो जाएगा आपका तद्भव शब्द। ठीक है, चलिए अब समझते हैं संकर शब्द क्या होता है। संकर शब्द होता है दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ शब्द। चलिए दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ शब्द क्या होता है? संस्कृत शब्द होता है, सॉरी संकर शब्द होता है। जैसे मैं बोलता हूं रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, तो देखिए रेल और गाड़ी, तो जो रेल है आपका वो है अंग्रेजी भाषा का शब्द, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और जो गाड़ी है यहां पर वो है हिंदी भाषा का शब्द। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने होते हैं उनको बोलते हैं संकर शब्द। जैसे मैं बोलता हूं टिकट घर, टिकट घर, ठीक है, तो जो टिकट है यहां पर
वो है आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द और घर है हिंदी भाषा का शब्द। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? ऑप्शन ए 7, 8, 4, 5। चलिए कमेंट जरूर कर दीजिएगा कितने होते हैं अंतस्थ व्यंजन। चलिए तो देखिए अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। चलिए तो अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप कहेंगे? तो देखिए या, वा, रा और ला। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। और ऊष्म व्यंजन की बात करते हैं तो ऊष्म व्यंजन भी कितने होते हैं? 4। सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और हा। समझिएगा। तो बेटा सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। और पूछा जाता है यदि आपसे कि ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो ये भी 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन किनको बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन बोला जाता है कि जब भी आप इनका उच्चारण करते हैं तो एक सीटी की तरह मुंह से आवाज निकलती है। जो वायु गले से आती है वो क्या होती है? गर्म होकर बाहर निकलती है, उसको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। जैसे उच्चारण करके देखिएगा, सा, सा, हा। तो ऐसे जो व्यंजन हैं उनको क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। अब आपके अंतस्थ व्यंजन में बेटा जो या और वा होता है इसको बोलते हैं अर्धस्वर। इसको क्या बोला जाता है? अर्धस्वर। अर्धस्वर। देखिए अर्धस्वर क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप जैसे देखिए यहां पर मैं आपको शब्द के थ्रू समझा देता हूं, समझिएगा। जैसे मैं बोलता हूं आई, कभी आई आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार भी लिखते हैं, ठीक है। तो जो स्वर की भांति जहां पर प्रयोग किए जाते हैं उनको बोलते हैं हम यहां पर अर्धस्वर बोलते हैं, ठीक है। जो रा होता है इसको बोलते हैं प्रकंपी या लुंठित वर्ण, प्रकंपी वर्ण, ठीक है, प्रकंपी, जिसको बोलने में गले में कंपन उत्पन्न होता है। वो कौन सा वर्ण है? यहां पर रा है, ठीक है। गले में एक नाद टाइप का एक कंपन शुरू होता है तो उसको बोलते हैं प्रकंपी वर्ण। और प्रकंपी वर्ण है आपका रा। ला कैसा वर्ण है? ला है पार्श्विक वर्ण। पार्श्विक वर्ण कौन सा है? ला। देखिए जब भी हम ला का उच्चारण करते हैं तो जीभ आपकी ऊपरी जो मसूड़े होते हैं उसको टच करती है और साइड से थोड़ी सी हवा क्या होती है? निकल जाती है। उच्चारण करके देखिएगा एक बार ला। जैसे ही ला बोलते हैं तो जो जीभ है हमारी ऊपर की ओर टच करती है और बगल से आराम से, जैसे बोल सकते हैं हम पार्श्व से, बगल से आराम से हवा निकल जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पार्श्विक वर्ण। तो ऑप्शन सी हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, आम खाया जाता है और राम से टहला नहीं जाता है। तो समझिएगा वाच्य। वाच्य क्या होता है? वाच्य होता है कहने का एक तरीका, बोलने का एक तरीका होता है वाच्य। जो वाच्य है बेटा ये होते हैं 3 प्रकार के। एक तो होता है कर्तवाच्य जो पहला प्रकार है, दूसरा होता है कर्मवाच्य और जो तीसरा है उसे बोलते हैं भाववाच्य या फिर क्रियावाच्य बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो कर्तवाच्य होता है जब भी आपको कर्ता का असर क्रिया पर दिखे, समझिएगा, सीधी सीधी ठोस भाषा में समझाऊंगा। कोई भी आपको ऐसी पुस्तक की लैंग्वेज नहीं बोलूंगा जो आपके लिए कठिन होगी। पुस्तक में तो आपके भी लिखा है बेटा, लेकिन आपको मुझे समझाना है तो ऐसी भाषा का प्रयोग करूंगा जो आपको समझ में आए। तो जब आपको कर्ता का असर किस पर? क्रिया पर मिले, कर्ता का असर क्रिया पर दिखाई पड़े तो वहां पर होता है कर्तवाच्य, ठीक है। कर्मवाच्य क्या होता है? कर्मवाच्य होता है कि जब आपको कर्म का असर आपको क्रिया पर दिखता है तो उसे बोलते हैं कर्मवाच्य। चलिए तो कर्तवाच्य देखिए मैंने बताया कि कर्ता का आपको यदि क्रिया पर असर दिख रहा है तो वहां पर कर्मवाच्य होता है, कर्तवाच्य होता है। जैसे मैं बोलता हूं सीता गाती है, ठीक है। तो यहां पर जो कर्ता है उसका असर किस पर दिख रहा है? क्रिया पर। गाना है यहां पर हमारी क्रिया, ठीक है। तो क्रिया पर जब भी कर्ता का असर पड़ता है तो वहां पर होता है कर्तवाच्य। कर्मवाच्य जैसे मैं बोलता हूं कि लेख लिखा गया, मैं बोलता हूं कि लेख लिखा गया, मैं बोलता हूं कि आम खाया गया, तो यहां पर आम है वो क्या है? आपका एक कर्म है। क्या खाया गया? आम खाया गया। इसका मतलब है आम किसी के द्वारा खाया गया।
तो जिसके द्वारा खाया गया वो तो कर्ता होगा, लेकिन यहां पर आम क्या है, आम है आपका कर्म, और कर्म का असर किस पर दिखाई दे रहा है, क्रिया पर, खाया गया। ठीक है, मैं बोलता यहां पर आइसक्रीम होता यदि, तो आइसक्रीम क्या होती, खाई गई। तो यहां पर आम है, तो आम का असर यहां पर किसका, कर्म का असर किस पर दिख रहा है, क्रिया पर दिख रहा है। तो जब भी कर्म का असर क्रिया पर दिखाई पड़े तो वहां पर होता है कर्मवाच्य। भाववाच्य क्या होता है, जैसे मैं बोलता हूं मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, तो जहां पर भाव प्रधान हो या फिर क्रिया अपने आप में प्रधान हो तो वहां पर होता है भाववाच्य। जहां पर कर्ता का क्रिया पर असर दिखाई दे वहां पर कर्तवाच्य, कर्म का क्रिया पर असर यदि दिखाई पड़ता है तो वहां पर कर्मवाच्य होता है। और यदि भाव प्रधान हो, क्रिया स्वयं प्रधान हो, जैसे मैं बोलता हूं राम से टहला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, सीता से दूध नहीं पिया जाता, तो वहां पर होगा भाववाच्य। तो जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा था कि भाववाच्य का उदाहरण नहीं है। देखिए उदाहरण नहीं है, समझिएगा, नहीं पर जोर दीजिए, नहीं पर जोर देना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न होते हैं जहां पर नहीं लिखा होता है और आप जल्दी जल्दी में नहीं पर ध्यान नहीं रखते और आगे बढ़ जाते हैं, तो प्रश्न आप गलत करके आ जाते हैं। ऐसा प्रश्न है जो ऐसा गलत होता है कि आ रहा है फिर भी गलत करके आ गए, तो वो बहुत ज्यादा आपको परेशान करता है। चलिए तो देखिए जो ऑप्शन सी है, कह रहा है कि आम खाया जाता है, तो आम खाया जाता है यहां पर है आपका कर्मवाच्य। बाकी जैसे राम से टहला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, तीनों में होगा भाववाच्य। चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अन्वेषण, अन्वेषण, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। चलिए तो बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है यहां पर। तो देखिए अन्वेषण में एक तो बात तय कर लीजिए कि कौन सा सा प्रयोग होता है, मूर्धन्य सा प्रयोग होता है। तो पहले तो आपका ऑप्शन यहां पर बी गया और ऑप्शन डी भी गया। अब लड़ाई बची है आपकी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में, तो इनका भी झगड़ा सुलझाते हैं। अन्वेषण, तो ऑप्शन ए भी आपका गलत हो जाएगा, जो अन्वेषण है ऑप्शन सी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो शुद्ध रूप है वो है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कह रहा है कि अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग बताइएगा कौन सा है। ऑप्शन ए अन है, अव है, अनु है या फिर आ है। तो उपसर्ग क्या होता है, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़ करके उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे अनाचार, तो अनाचार में क्या हो जाएगा, अनुपसर्ग। ठीक है, अवरोध, अवरोध में आपका रोध के साथ में अब उपसर्ग जुड़ा है, तो ठीक है अब उपसर्ग हो जाएगा। जैसे अनुवाद, तो अनुवाद में आपका है अनु उपसर्ग, तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। आ से जैसे असंभव, असंभव, तो असंभव में आ उपसर्ग जोड़ करके उसका अर्थ बदल दिया है यहां पर। चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए विस्तार होता है, विग्रह या फिर विच्छेद, संक्षेप। तो जो समास होता है दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बनता है, जिसको समास बोलते हैं हम। ठीक है, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है, संक्षिप्तीकरण। तो संक्षिप्तीकरण या जिसको हम बोल सकते हैं संक्षेप, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। विग्रह किसमें होता है, विग्रह होता है समास में, विग्रह समास में होता है। विच्छेद, तो दो वर्णों के मेल को संधि बोलते हैं, संधि में क्या होता है, विच्छेद होता है। चलिए चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है आपको, क्या होगा। ऑप्शन ए विसर्ग होता है, स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए व्यंजन संधि, व्यंजन संधि क्या होती है कि जब भी व्यंजन के मेल से संधि का निर्माण होता है वहां पर व्यंजन संधि होता है। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद में यदि कोई शब्द आता है तो उसका क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। जैसे निश्चय, तो नि है धन चय। ठीक है, विसर्ग के बाद में जो आपका यहां पर व्यंजन वर्ण आया है तो यहां पर विसर्ग के साथ में चा होता है तो यहां पर सा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। स्वर संधि, स्वर संधि होती है 5 प्रकार की, जिसमें से आपको यहां पर समझना है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या होती है समझिएगा। जो वृद्धि संधि है
जब भी आ और आ के बाद में ए और ओ आए, सॉरी आय और ओ आता है, तो आय का हो जाता है यहां पर आय और ओ का हो जाता है आओ। ठीक है, तो वहां पर होती है वृद्धि संधि। जैसे सदैव, तो सदैव में होगी वृद्धि स्वर संधि होगी, तो ऑप्शन बी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है पुष्प कौन सा शब्द है। बताना है आपको कि पुष्प में कौन सा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। तो तत्सम क्या होता है, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग पहले संस्कृत में होता था और वैसे कि वैसे ही अभी हिंदी में प्रयोग होते हैं, उसको क्या बोलेंगे, तत्सम शब्द बोलते हैं। जैसे पुष्प, तो पुष्प आपका क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। पुष्प का जो तद्भव होता है वो होता है पुहुप, पुहुप। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। तद्भव की बात करते हैं तो तद्भव शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो पहले संस्कृत में प्रयोग होते थे और रूप बदल करके उन शब्दों का प्रयोग अब हिंदी में किया जाने लगा है, तो वो होते हैं तद्भव शब्द। जैसे पुष्प का पुहुप आम्र, आम्र आपका तत्सम शब्द है और आम्र का तद्भव क्या होगा, आम, तो आम में क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द। देशज शब्द ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का मालूम ना हो। ठीक है, भारत की बात करते हैं तो देखिए भारत में कितनी विभिन्न बोली जाती हैं, भाषाओं में विविधता है, तो जो देशज शब्द होते हैं इनकी उत्पत्ति का मालूम नहीं है कि कौन सी भाषा से मिलकर बना है ये शब्द, कौन सी भाषा से आया है। ठीक है, तो देशज शब्द जैसे लोटा, बाबा, डिबिया, खिचड़ी, जैसे बोलते हैं ना कि फटाफट काम करो, फटाफट, तो ऐसे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का मालूम ना हो, उसे बोलते हैं हम देशज शब्द बोलते हैं। विदेशज शब्द होते हैं जैसे अलमारी हो गया, जो विदेशी भाषा से आए हुए शब्द हैं, जैसे पुर्तगाली भाषा हो गया, अरबी हो गया। ठीक है, जैसे लालटेन, इंजन, बोतल, पेन, डायरी, ठीक है, रेल, ये सभी कैसे हैं, विदेशज शब्द हैं। चलिए अगला प्रश्न, चलिए सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए आ, ई, इक या फिर ई। तो सुत क्या है, पुरुषवाचक शब्द है। सुत को स्त्रीवाचक बनाने के लिए क्या करेंगे, सुत के साथ में आ प्रत्यय जोड़ देंगे। आ प्रत्यय जुड़ते ही क्या हो जाएगा, स्त्रीवाचक बन जाएगा, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जो थोड़ा जानता हो, वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। अल्पज्ञ, बहुज्ञ, अज्ञ या फिर सर्वज्ञ। सर्वज्ञ होता है जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसको बोलते हैं सर्वज्ञ। अज्ञ क्या होता है, मूर्ख। ठीक है, मूर्ख, अज्ञ का मतलब होता है मूर्ख, अज्ञानी। ठीक है, अज्ञ का विलोम क्या होगा, विज्ञ। ठीक है, बहुज्ञ, बहुज्ञ होता है जो बहुत कुछ जानता हो। ठीक है, अल्पज्ञ, अल्पज्ञ होता है जो थोड़ा सा जानता हो। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो थोड़ा जानता हो। ऑप्शन ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि हिंदी का पहला पत्र बताना है, कौन सा है। ऑप्शन ए बनारस अखबार, ऑप्शन बी इतिहास तिमरनाशक और सी कह रहा है हरिश्चंद्र मैगजीन उद्दंड मार्तंड। तो हिंदी का पहला पत्र बताइए। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, उद्दंड मार्तंड। उद्दंड मार्तंड किसका पूछा जाता है कि किसका पत्र है, तो पंडित जुगल किशोर के द्वारा इसका संपादन किया जाता था। पूछा जाएगा कि कहां से किया जाता था, कलकत्ता से। ठीक है, हरिश्चंद्र मैगजीन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो हरिश्चंद्र मैगजीन है किसकी पत्रिका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। बनारस अखबार और इतिहास तिमरनाशक, ये दोनों राजा शिव प्रसाद के द्वारा संपादन किए जाते थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन ए लाल फूल, 5 लड़के, 10 हाथी और इनमें से कोई नहीं। तो विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो। ठीक है, तो जैसे लाल फूल, फूल आपकी यहां पर संज्ञा है और फूल की विशेषता क्या है, लाल होना। तो जो गुण बताता हो, कह रहा है कि देखिए गुणवाचक विशेषण, तो ऐसा विशेषण जो गुण बताता हो उसमें होता है गुणवाचक विशेषण। तो
तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। फूल के क्या बता रहा है? गुण। मैं बोलता छोटा फूल, बड़ा फूल, तो यहां पर ये गुण है फूल का, ठीक है। जैसे बोलता हूं 5 लड़के, तो यहां पर हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। 10 हाथी, ये भी आपका संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे मैं बोलता 1 किलो गेहूं, 1 किलो गेहूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्रमाणवाचक विशेषण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चयन शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए चय धन अन, च धन अन और चय धन अन, चय धन अन। तो इसके लिए जो समझना है आपको, जब तक आप कमेंट कीजिएगा, जो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं यहां पर चयन। तो इसके लिए समझना है आपको अयादी संधि। अयादी संधि का रूल क्या होता है कि जब भी ए, आय, ओ और औ के बाद में यदि कोई स्वर मिलता है आपको, जैसे आ और बड़ा आ, तो ए का हो जाता है आय का हो जाता है आय, ओ का हो जाता है औ और आओ का हो जाता है आओ, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं चयन, तो चयन का जो विच्छेद होगा वो हो जाएगा चय धन अन। चय में क्या है? ए है और धन आ, तो ए और आ मिलकर बनाते हैं आय, जैसे चयन, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। जैसे मैं बोलता पवन, तो क्या हो जाता है? पे धन अन, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है स्पर्श शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग होगा? ऑप्शन ए है अनु होगा, आ, कु या फिर ना। तो स्पर्श का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा? आ स्पर्श हो जाता है, आ स्पर्श, ठीक है, आ स्पर्श। तो ऑप्शन बी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 100 अजान 1 सुजान के रचनाकार का नाम क्या है? चलिए, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, सरदार पूर्ण सिंह या फिर बद्री नारायण चौधरी। बाल मुकुंद की रचना है, बहुत ही फेमस है, शिव शंभू के चिट्ठे, शिव शंभू के चिट्ठे, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट की जो सबसे ज्यादा जो रचना है 2 है, एक तो है 100 अजान और 1 सुजान, और जो दूसरी है वो है नूतन ब्रह्मचारी, जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, नूतन ब्रह्मचारी। ये दोनों नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। सरदार पूर्ण सिंह की जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रचना है वो है आचरण की सभ्यता, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, आचरण की सभ्यता। बद्री नारायण चौधरी की कौन सी है? भारत सौभाग्य, भारत सौभाग्य, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए, लोटा शब्द है, बताइएगा। पिछला जो अभी तत्सम और तद्भव मैंने और देशा जो विदेशी शब्द बताए हैं वहां पर ये प्रश्न बताया था, ठीक है, ये पॉइंट बताया था। यदि आपको याद हो तो कमेंट कर दीजिएगा इसका क्या होगा आंसर। तो लोटा में कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए तद्भव है, विदेशज है, तत्सम है या फिर देशज है। ऑप्शन डी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। लोटा शब्द में कौन सा शब्द है? देशज शब्द, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का मालूम ना हो, ठीक है। चलिए, निम्न शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अध्याय, स्वदेश, स्थापना या फिर अपराध। तो देखिए, जब भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द जानना हो आपको तो इसके लिए एक काम करिएगा, आप वाक्य प्रयोग करके देखिएगा, सबसे आसान तरीका है। जैसे अध्याय पढ़ा, बोलते हैं ना, अध्याय पढ़ा, अध्याय याद किया, तो ये कैसा हो जाएगा आपका पुल्लिंग। स्वदेश गया, स्वदेश से आया, आपका स्वदेश कैसा हो जाएगा? पुल्लिंग। स्थापना की, तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। स्थापना कैसा? एक स्त्रीलिंग शब्द है। अपराध किया, तो यह भी आपका पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य राशि, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य राशि, तो बताइएगा इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, श्लेष है, उपमा है या फिर उत्प्रेक्षा है। तो देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जब भी आपको पंक्ति में मनु मनहु, मनहु मानो, ठीक है, और जनु जनहु,
जानो जानो, यदि ये शब्द मिलते हैं तो समझ लीजिएगा कि वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर उठा, ठीक है, तो मानो आ रहा है तो वहां पर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां पर आपको तुलना देखने को मिले और यदि आपको मिले सम, समान, सी, यदि आपको इस प्रकार के शब्द देखने को मिल रहे हैं तो वहां पर होता है उपमा अलंकार। जैसे असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य राहसी, तो यहां पर जो शब्द आया है वो है, यहां पर जो शब्द आया है वो है सी, तो वहां पर होगा उपमा अलंकार। श्लेष अलंकार, जहां पर कोई शब्द एक बार आया हो लेकिन उसके अनेक अर्थ निकल रहे हो तो वहां पर होता है श्लेष अलंकार, ठीक है। जहां पर उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए तो वहां होता है रूपक अलंकार। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मक्खियां मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए इंतजार करना, लाभ के बदले हानि, बेकार बैठे रहना, या फिर साहसिक कार्य। तो मक्खियां मारना, बोलते हैं ना कि बैठे बैठे यार क्या मक्खियां मार रहे हो, तो ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, बेकार बैठे रहना। चलिए दोस्तों आज इतने ही प्रश्न हैं और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा है आपको। आपने यहां पर कुल कितने प्रश्न यहां पर ज्वाइन किए हैं। चलिए दोस्तों देखिए, जो भी भाई बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा है, यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।